हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IIT इंस्पायर बाय अभिषेक जैन। तो लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पूरा पढ़ चुके थे, जिसके अंदर मैंने आपको वन मैनी वन ऑन टू इनटू सभी टाइप के फंक्शन पढ़ा दिए थे और उन पे हम तकरीबन 20 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। और अभी हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कुछ और फंक्शन हमारे बचे हुए हैं, तो कुछ अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन है उनको भी देख लेंगे। तो उसमें पहला जो बचा हुआ है दैट इज़ होमोजेनस फंक्शन। तो हमको होमोजेनस फंक्शन स्टार्ट करना है आज, ठीक है। चलिए फिर हम देख लेते हैं होमोजेनस फंक्शन। और एक जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक आएगा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी आपको उसी टाइप का इसी का ही एप्लीकेशन है वो। तो पहले हम होमोजेनस फंक्शन जान लेते हैं। अच्छा, होमोजेनस फंक्शन जानने से पहले मैं आपको एक दो और ग्राफ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे ग्राफ फंसेंगे, तो उनको कैसे डील करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मैं पूछूं कि आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होता है। अब मैंने बोला कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाइए, या फिर मैं बोलूँ साइन क्यूब एक्स का ग्राफ बनाइए, या फिर मैं बोलूँ आपको रूट ऑफ साइन एक्स बनाइए। तो इनको कैसे डील करोगे आप? तो इनको कैसे डील करोगे ऐसे समझिए आप कि मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, कुछ ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी 1 और ये वैल्यू हमारी -1, और मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट 0 से 2 पाई में एक पीरियड में बना रहा हूँ, ठीक है। इतना, इसके बाद यहाँ पर रिपीट करेगा, तो ये इसका पीरियड आपको पता है 2 पाई होता है। तो मैं आपसे पूछूँ कि ये तो हो गया मेरा किसका, साइन एक्स का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू की बात करूँ तो आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है आपको पता होता है, √3/2। एंड साइन 90 कितना होता है, 1। मतलब ये वैल्यू 0, जब साइन 0 आपने एंगल डाला है यहाँ पे, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है। बट बढ़ कैसे रही है, 0 to 1 में। 0 to 1 में वैल्यू जो है, मैं बोलूँ 0 और 1 को छोड़ दो तो बाकी सारी वैल्यूज़ क्या है, फ्रैक्शन में है। सोचो, देखो 0 क्या है, एक इंटीजर है, 1 एक क्या है, इंटीजर है। बट इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू होगी वो क्या, फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना, होगी कि नहीं, एस। तो मतलब अब मैं यदि साइन स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, साइन स्क्वायर 0, वो कितना हो गया, 0। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, वो कितना हो गया, 1/4। देन साइन स्क्वायर 45, ये कितना हो गया, 1/2। देन मैं आपसे पूछूँ साइन स्क्वायर 60 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 3/4। और साइन स्क्वायर 90 कितना हो गया, वो हो गया मेरा 1। मतलब अभी वैल्यू 0 से 1 में फिर से वैल्यू बढ़ी है। बट बड़ी कैसी है, देखो यहाँ पे भी 1/2 था, बट ये कम हो गया है 1/4। ये 1/√2 था, ये और कम हो गया 1/2, ठीक है ना। तो मतलब फ्रैक्शन में यदि आप फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हो, फ्रैक्शन का यदि आप स्क्वायर करते हो तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू घटती है। तो वही आपका हुआ है देखने में, क्योंकि आप देखो √3/2, √3/2 कितना होता है, 1.732 डिवाइड बाई 2, तो ये 0.8 समथिंग। और ये कितना आ गया, 3/4, मतलब 0.75, मतलब ये वैल्यू से छोटी हो गई। तो ग्राफ कैसे बनेगा, फिर ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप ऑब्जर्व करोगे ग्राफ के लिए कि देखो 0 पे ए बी 0, ए बी 0, और ये 90 पे ए बी 1, ए बी 1। ये तो हो गया मैंने 0 से 90 में। अभी आप 90 to 180 बनाओगे तो वो भी आपको पता है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, तो वो भी ऐसे ही वैल्यू देगा। तो मैं आपसे पूछूं ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसे देखिए, ये हो गया आपका साइन एक्स का, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको, क्योंकि इसी में हम सब ग्राफ बना देंगे। तो लेट्स से ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ठीक है। ये वैल्यू मेरी 1 और ये वैल्यू मेरी -1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर एक्स की बात करूं तो पता है 0 से 1 में यदि मैं कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच की वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो वो वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू से भी कम हो जाएगी। तो ऐसे कुछ जाएगा, देखो यहाँ से तो सही चलेगा चलेगा, और ये अंदर नीचे से कम जाएगा। बट यहाँ पे π/2 पे सेम हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होता है, 90 डिग्री, π/2। फिर यहाँ से और नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा जाएगा। अब आपको पता है कि पाई से 2 पाई में साइन एक्स, पाई साइन मतलब पाई टू 2 पाई में जो साइन एक्स होता है वो नेगेटिव होता है, बट साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब ये जो ग्राफ है ना वो फिर से ऐसा जाएगा कुछ, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया जो हरा वाला ग्राफ बनाया है, एक इसका हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो आप समझ गए होगा कि साइन एक्स का और साइन स्क्वायर एक्स में फ़र्क कहाँ है। 0 से पाई में यदि मैं बात करूँ
तो ऊपर वाला जो ब्लैक वाला ग्राफ है एक किसका है, साइन एक्स का है, और ग्रीन वाला एक किसका है, साइन स्क्वायर एक्स का है। अब मैं आपसे पूछूं साइन क्यूब एक्स का, साइन क्यूब एक्स का, तो फिर आप कहोगे वो इसके नीचे जाएगा, वो कुछ ऐसे जाएगा, दिख रहा है नीचे वाला ब्लैक ऐसे क्या। अब आपको पता है साइन क्यूब है, तो यदि नेगेटिव का भी क्यूब लोगे तो वो निकल के क्या आता है, नेगेटिव। तो मतलब ये ग्राफ अब नीचे जाएगा, तो ये यूँ कुछ जाएगा ऐसे कुछ, और फिर ये ऐसे कुछ। तो मतलब ये जो अंदर वाला ब्लैक है ये किसका ग्राफ बना रहा है, साइन क्यूब एक्स का। ये मैं सिर्फ आपको 0 से 2 पाई वाला पीरियड ही कंसिडर करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फिर आप यदि ये समझ में आ गया तो आप फिर किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपको, साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का और साइन क्यूब एक्स का। तो साइन क्यूब एक्स का ये गया, इधर से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर नीचे गया और फिर गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं रूट साइन एक्स का कैसे बनेगा, तो रूट साइन एक्स का दिखा देता हूँ। तो रूट साइन एक्स का ऐसे समझिए आप, जैसे मैं आपको बोलूँ साइन एक्स का रूट ले रहा हूँ, तो आपको पता है कि यदि 0 to 1 में वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन वाली। और यदि आप फ्रैक्शन का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। देखो बढ़ती है, मैं आपको दिखाना चाहूँ जैसे, देखो ये 1/2, तो 1/2 है, और इस 1/2 का मैं √2 लूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/√2। तो 1/√2 बड़ा होता है 1/2 से, ही तो पता होगा आपको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ कि 1/√2, तो 1/√2 का भी ऐसे ही बढ़ेगा, √3/2 का, ऐसे आप करते जाओगे तो ये वैल्यू और बढ़ेगी। तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, फिर ग्राफ कैसे बनेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे होगा। मैं इधर से ऐसा कुछ बनाऊंगा, देखो यूँ ऐसे जाएगा, ये इधर से यूँ गया, यूँ गया, मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू है उससे भी बढ़ा जाएगा, और इधर यूँ कुछ जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो जो ग्रीन वाला ग्राफ बनाया हुआ है, ग्रीन दिख रहा है आपको ये वाला, ये किसका बनेगा, √/sin x का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे डील करेंगे, यदि आपको ऐसे कोई ग्राफ को डील करना आ गया तो आप कैसे करोगे, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, तो फिर मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि x² x³ x⁴ √x, एक ही ग्राफ के अंदर मैं दिखा रहा हूँ कैसे देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले y = x² लेता हूँ मैं, तो देखो y = x² ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, 0,0। अब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो y क्या हो जाएगा, 1, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट पे 1 पे, और x की वैल्यू मैंने -1 पुट की तो भी वैल्यू y क्या होगी, 1। तो ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे -1 है और ये वैल्यू यहाँ पे y वाली कितनी है, 0,1 होगा। समझ में आ रही बात। चलिए यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि x की वैल्यू, अब मैंने 0 से 1 के बीच में बात की तो आपको पता है ये वाला नेचर आ रहा है ऐसे कुछ, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ y = x³ का ग्राफ की बात करूँ, ठीक है। तो x³ कैसे होगा फिर, तो आपको पता है x³ का मैं ऑलरेडी आपको वैसे बना कर सिखा चुका था कि ये ग्राफ कैसे होगा। अब देखो ऐसे सोच के देखो आप कि 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है, मैंने यहाँ पे ली 1/2, 1/2 यहाँ पे पुट कर दो कितना हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पे 1/2 पुट किया तो कितना होगा, 1/8, मतलब 1/8 हो गया। तो 1/4 बड़ा होता है 1/8 से, तो मतलब क्या हुआ कि y = x² वाला ग्राफ है, ये ऊपर होगा और y = x वाला नीचे होगा, मतलब ऐसे कुछ जाएगा ऐसे, ठीक है, क्लियर। और फिर इसके बाद ऐसे ही जब आप 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट करोगे, 1 से बड़ी कोई वैल्यू, तो ये वाला इसका स्लोप नीचे होगा, इस वाले का स्लोप ऊपर होगा। तो ये ग्राफ आपको पता है नीचे भी ऐसे ही जाएगा। तो ये देखो जो मैंने आपको ये पिंक वाला बनाया हुआ है, ये किसका ग्राफ बना हुआ है, ये हुआ है y = x³ का, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसी में y = x⁴ का बनाऊं तो वो कैसे होगा, कि आपको पता है कि यदि मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट करता हूँ, यदि 1/2 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/16। तो 1/16 जो है वो छोटा होगा किससे, 1/8 से, किससे, 1/4 से। तो 1/4 बड़ा होगा, तो मतलब इसका स्लोप और इधर से जाएगा ऐसे कुछ, ऐसे, बट यहाँ पे ऊपर जाएगा, 1 के बाद तो ये ऊपर जाएगा। देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये ग्राफ कैसे होगा, कुछ यूँ से नीचे 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 और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला जो ग्राफ बनाया किसका होगा, y = x⁴। और ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि पता है ये x³ है तो ये नेगेटिव वैल्यू पे ही नेगेटिव दे देगा, बट ये ऑड पावर इवन पावर वाले हैं, x² x⁴, इसलिए ये ऐसे जा रहे हैं पैराबोला, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, एनालिसिस करो इसको अच्छी तरह से, समझो कि मैं क्या किया है मैंने।
आपको 2-3 वैल्यू लेके देखोगे, 0 से 1 में आप फ्रैक्शन की वैल्यू लोगे तो x टू द पावर 4 वाला जो है ना उसका स्लोप नीचे होगा, एक्स स्क्वायर का स्लोप ऊपर होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। और मैं इसी में ये को ले लूँ y इक्वल्स टू एक्स का, तो आपको पता है यदि मैंने x की वैल्यू 1/2 ली है तो 1/2 1/4 से भी बड़ा होगा, मतलब y इक्वल्स टू एक्स वाले ग्राफ का स्लोप जो है यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, वो इससे भी बड़ा होगा, मतलब इधर से जाएगा वो। देखो ये जो ब्लू वाला था, ये वाला ये था एक्स स्क्वायर का, तो ए वाले का जो स्लोप है देखो ये ऊपर होगा इतने में 0 to 1 में। ठीक है, तो ये किसका हो गया, y इक्वल्स टू एक्स का, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। यदि नहीं आई है तो फिर से वीडियो देखो, क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये चीज़ होगी। इसके साथ हम नेक्स्ट फंक्शन उठाते हैं। वैसे इतना कोई टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। आप कोशिश करिए सिर्फ समझने की। आप क्या करिए, देखो ऐसे करिए, आप एक लिखिए y इक्वल्स टू एक्स, एक लिखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक लिखिए y इक्वल्स टू एक्स क्यू, एक लिखिए y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ पे पहले x पुट करिए आप 0 और एक x पुट करिए 1 से बड़ा वाला। तो यहाँ पे आप नेचर देखिए और यहाँ पे आप नेचर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ग्राफ ऊपर यहाँ पे होगा, कौन सा ग्राफ यहाँ पे ऊपर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड होमोजेनस फंक्शन। होमोजेनस फंक्शन क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए, अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनस विद रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स। एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब हुआ, यदि मैं बोलूँ y इक्वल्स टू एफ एक्स आपका फंक्शन है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, x, y। ठीक है, तो वैन ईच ऑफ इट्स टर्म, मतलब यदि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में उसके हर टर्म जो है ना उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम डिग्री होगा विद रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल्स, तब आप बोलोगे वो फंक्शन होमोजेनस होगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि एक है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy। तो ऑब्जर्व करिए इस टर्म का, यहाँ पे पावर कितनी है, 2, यहाँ पे पावर कितनी है, 2, यहाँ पे एक पावर थी, इस पे भी एक पावर है, क्योंकि इस वेरिएबल पे एक है, इस पे एक है, टोटल पावर कितनी हो गई, 2। तो मैं बोलूँगा इज होमोजेनस फंक्शन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक और बोलूँ, जैसे मैंने बोला आपको एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब। तो ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने बोला सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, टोटल पावर कितनी होगी, 3। इस टर्म की पावर 3 आ गई, इस टर्म की पावर भी 3 आ गई, इसकी टर्म की पावर भी 3 आ गई। तो ये क्या होगा, होमोजेनस फंक्शन इन x एंड y। ठीक है, होमोजेनस फंक्शन इन x एंड y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। बट मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, लेट्स से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x। तो ऑब्जर्व करो, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, बट इसकी पावर 5 की कोई पावर नहीं हो गया, 5 तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x की पावर 1 ही है। तो ये क्या हो गया, नॉन होमोजेनस। ठीक है, नॉन होमोजेनस फंक्शन इन x एंड y। क्यों, क्योंकि x की पावर यहाँ पे सेम नहीं है, बट इन दो टर्म्स की पावर सेम थी, बट इस वाले की पावर सेम नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे होमोजेनस फंक्शन क्या होते हैं। तो अब मैं बोलूँगा कि सिम्बॉलिकली इफ़ आप किसी भी फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई में दिया हुआ है आपको, इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन इन एक्स कोमा वाई आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि उसमें एक अंदर एक टी वेरिएबल डाल दिया, टी। ठीक है, तो टी एक्स कोमा टी वाई निकालो, तो टी की पावर एन बाहर निकल आनी चाहिए और वो फंक्शन आना चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई का। ठीक है, देन आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पे टी आपने डाला था और निकल के क्या आया बाहर एन, तो डिग्री उसकी कितनी होगी, एन। इस बात को आप समझने के लिए एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैं आपको, आप ऐसे समझिए, और आपको पता है एन यहाँ पे यदि डिग्री है तो वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ये तो आपको पता ही है, और मैं कई बार यूज कर चुका हूँ ये तो लास्ट क्लासेस में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एग्जांपल के तौर पे कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आपको एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है होमोजेनस है कि नहीं, तो क्या करो, देखो मैंने बोला आपको एफ ऑफ एक्स वाई में दिया है आपको फंक्शन एक्स और वाई में, तो आप एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई बना लीजिए, मतलब एक्स की जगह पे टी एक्स पुट करिए
एंड बाई की जगह पे टी वाई पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये फंक्शन निकल के आएगा एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, और ये क्या निकल के आएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई। ऊपर से आप टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना होगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और नीचे से टी कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा टी एक्स प्लस बाई। अब ऑब्जर्व करिए, टी से एक टी कट गया, ये कितना आ गया टी, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब ये जो था यही तो मेरा गिवन था, तो ये कितना आ गया टी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे टी की पावर कितनी है 1, तो मतलब मैं क्या बोलूँगा, मैंने जो बोला था सिम्बोलिकली इफ़ एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई जो है वो टी टू द पावर एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप आ जाए, मतलब इस टाइप से, तो आप क्या बोलोगे कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है वो होमोजेनस होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी एन, जो यहाँ पे एन दिख रहा था वो एन नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि दिस फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितनी डिग्री का, ऑफ डिग्री 1, ठीक है। इसकी पावर यहाँ पे 1 निकल के आई है। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते थे आप, मेथड 2, ये तो सिंपल वाला था, क्योंकि इसमें क्या करते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो क्या करते इसको फैक्टराइज कर दो, एक्स माइनस बाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों कट गए, तो ये कितना आ गया एक्स माइनस बाई। अब ऑब्जर्व करो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर, दोनों ही टर्म्स की पावर सेम है और 1 पावर है, तो ये क्या हो गया होमोजेनस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, और ऑफ ऑर्डर कितने ऑर्डर का, एक ऑर्डर का। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें मुझे एफ ऑफ एक्स वाई दिया है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो बेस्ट पार्ट क्या है, मुझे एफ ऑफ टी एक्स कोमा एफ ऑफ टी वाई की वैल्यू टी टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, यदि मैं ए निकाल लूँ तो यहाँ पे ऐसा आ जाए तो मैं बोलूँगा कि जो एन पावर आएगी वो मेरा होमोजेनस फंक्शन होगा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सुधार कर लेना, डिग्री होगी ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर क्यों लिख दिया फालतू में ही, ठीक है, और डिग्री 1 था उसका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी टू द पावर बाई टी वाई, टी टू द पावर एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए, तो आपको क्या करना है एक्स की जगह पे टी एक्स डालना है, पाई की जगह पे टी वाई डालना है, इस फंक्शन में डालिए, तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इक्वल्स टू रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस टी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया टी एक्स। तो ऑब्जर्व करो, यहाँ से टी स्क्वायर को यदि कॉमन ले लोगे तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक टी एक्स। तो ऑब्जर्व करो, इस टी स्क्वायर का ये बाहर निकल गया तो क्या होगा टी, ठीक है। तो टी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स। तो अब यहाँ से टी कॉमन ले डालो तो कितना होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। आपको पता है यही आपका एफ ऑफ एक्स वाई था, और ये पावर कितना आया 1, तो मतलब आप क्या बोलोगे कि ये होमोजेनस फंक्शन है ऑफ कितना डिग्री का, डिग्री 1, ठीक है। यहाँ पे 1 पावर आई है, ठीक है, इन वेरिएबल एक्स को एंड बाय, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसको भी यदि मैं बोलूँ तो कैसे करो, सेम अप्रोच, कुछ नहीं है, एक्स की जगह पे टी एक्स डालो, वाई की जगह पे टी वाई डालो, और आप चेक कर लो कि आपका वो फंक्शन यदि ऐसा निकल के आता है तो आप बोलोगे वो फंक्शन होमोजेनस है, उसकी डिग्री भी बता दोगे। तो यहाँ पे डाला मैंने टी एक्स अपॉन टी वाई एल एन, और ये कितना हो गया, आई कैन सेट दैट टी वाई अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई अपॉन टी एक्स, और ये सॉरी यहाँ पे एल एन होना चाहिए था, एल एन, ठीक है। तो ये कितना होगा एल एन, और ये कितना होगा टी एक्स अपॉन टी वाई। तो ऑब्जर्व इट, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, तो ऑब्जर्व करो ये तो पूरा वही फंक्शन आ गया जो गिवन था, ठीक है। और यहाँ पे टी तो बचा ही नहीं है ना, तो अब क्या करोगे आप, इसको टी नहीं आया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे टी टू दी पावर 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलोगे होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, डिग्री 0 इन एक्स एंड वाई। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो आपको कोई भी फंक्शन आपको दिया है, बोलेगा कि आपको होमोजेनस फंक्शन चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, ये अप्रोच लगाएंगे, ठीक है, कि एफ ऑफ टी एक्स कोमा एफ ऑफ टी वाई इक्वल्स टू टी टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएंगे। या फिर इस बात को सिंपल तरीके में क्या बोलोगे कि आपको जो भी फंक्शन दिया है उसमें एक्स की जगह पे टी एक्स पुट करोगे, वाई की जगह पे टी वाई पुट करोगे, और उस फंक्शन में से टी वाला टर्म को बाहर निकाल लोगे, तो टी जो कॉमन आपको निकलेगा उसमें जो कॉमन पावर जो आएगी वही आपकी डिग्री हो जाएगी इस होमोजेनस फंक्शन की, ठीक है। समझ में आ गई बात।
एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन दिया है, तो x की जगह पे हम टी एक्स पुट कर रहे हैं और y की जगह पे हम टी वाई पुट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना होगा टी क्यू एक्स क्यू माइनस, यहाँ पे पुट किया तो बाई स्क्वायर में तो टी स्क्वायर और बाई स्क्वायर, और एक टी एक्स की जगह पे तो टी एक्स पुट किया तो एक टी क्यू हो गया ये, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी टी क्यू हो गया एक्स स्क्वायर बाई माइनस टी क्यू बाई क्यू अपॉन कितना हो गया ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो ऊपर से टी क्यू पूरा कॉमन निकाल दो, तो ये कितना आ गया जो आपको दिया था ऊपर यही आएगा ऑब्जर्व्ड, और नीचे आपको टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर एक टी कट गया तो टी आ गया, और जो फंक्शन आपको दिया हुआ था गिवन यही फंक्शन दिया था, और इसकी वैल्यू आपने एफ ऑफ एक्स वाई माना था यदि, तो आपको एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई जो आया वो कितना आया टी टाइम्स टी की पावर 1 है। तो आप क्या बोलोगे कि होमोजेनस फंक्शन ऑफ ऑड ऑफ और डिग्री 1 इन एक्स एंड वाई, ठीक है, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 5 और देखो जल्दी से, आपको दिया है एफ ऑफ एक्स बाई दिया है कितना 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 2y माइनस एक्स प्लस 1। तो x की यहाँ पे टी एक्स और y की जगह पे टी वाई पुट किया तो ये कितना हो गया, ऊपर ही दिखता हूँ 2x टी माइनस आई कैन से ये कितना हुआ टी वाई प्लस 1 अपॉन 2 टी वाई माइनस टी एक्स प्लस 1। अब ऑब्जर्व कर सकते हो इस फंक्शन में से हम टी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे 1 है, यदि टी मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो कितना होगा 2x माइनस वाई प्लस 1/t हो जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही होगा टी कॉमन लिया तो 2y माइनस एक्स प्लस 1/t। तो ऑब्जर्व करो ये थोड़ा ना गिवन था, मतलब इस फंक्शन को मैं टी बाहर निकाल ही नहीं सकता हूँ, या फिर मैं दूसरी भाषा में बोलूँगा कि ये एफ ऑफ टी एक्स एफ ऑफ टी वाई जो था ना वो आपका सिंप्लीफाई हो गया टी टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में नहीं आ रहा है, मतलब ये फंक्शन मेरा क्या हो गया नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो इसके साथ में ये 4-5 क्वेश्चन हो गए और आपको रफ आइडिया लग गया होगा होमोजेनियस फंक्शन कैसे हमको चेक करना है और कैसे क्या होते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा आपको वहीं पे मेन काम क्या है एक्स को टी एक्स से बाई को टी वाई से आप रिप्लेस करिए, उस टी को आप सेपरेट कर लीजिए, और टी की जो पावर आपको फाइनल पावर मिलेगी तो आप बोलोगे कि उस पावर की वो डिग्री हो जाएगी, ठीक है, मतलब उस होमोजेनियस फंक्शन की वो डिग्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके साथ मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। ये मैं आपको ग्राफ के बेसिक्स जहाँ पढ़ाए थे वहाँ पे मैं आपको एक टर्म पहले पढ़ा चुका हूँ बाउंडेडनेस, ठीक है, तो आपको आइडिया तो हो गई कि बाउंडेडनेस और बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए बाउंडेडनेस की फंक्शन की बाउंडेड फंक्शन की आपको डेफिनेशन कि ये फंक्शन बाउंडेड कब होता है जब वहाँ पे कोई एक फाइनाइट एम एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट कि उस फंक्शन एफ एक्स उसका मोड लिया, मतलब एक फंक्शन एफ एक्स था उसकी जो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली, एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हो आप, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो वो पॉजिटिव दे देगा, ठीक है, नॉन नेगेटिव होता है ये मॉडुलस फंक्शन। तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू उस फाइनाइट एम से आ रहा हो और हर एक्स की वैल्यू, मतलब हर एक्स की वैल्यू मतलब उसकी जो डोमेन में उस फंक्शन की जो डोमेन है उसमें जो भी हर एक्स है उस हर एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स जो है ना उसका मॉडुलस एम से जो आपको है उससे लेस देन और इक्वल्स टू आ रहा हो तो आप बोलोगे फंक्शन मेरा बाउंडेड है। और दूसरी भाषा में वैसे बोलोगे आप कि यदि आप किसी भी फंक्शन की रेंज निकालते हो, क्योंकि एफ एक्स आप समझते हो एफ एक्स एक्स की वैल्यू मेरा क्या बताता है डोमेन के लिए, और वाई की वैल्यू या फिर मैं बोलूँ एफ एक्स की वैल्यू वो क्या बताता है मेरा रेंज के लिए। तो मैं बोलूँगा कि यदि किसी भी फंक्शन की रेंज जो है ना फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट मतलब उसकी रेंज में कुछ वैल्यू आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, तो आप बोलोगे फंक्शन क्या है वो बाउंडेड है, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप किसी भी फंक्शन को चेक करना है, यदि आपको ऊपर वाली डेफिनेशन क्लियरिटी नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप ये समझ सकते हो। मैंने आपको जब बाउंडेडनेस समझाया था वहाँ पे आपको ग्राफ बनाया था, दिखाया था, एक बाउंड बनाए थे, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड होता है इसके बीच में ग्राफ आ रहा है तो फंक्शन मेरा बाउंडेड होगा, ये सब मैंने आपको बताया था। बट इन सिंपल आप तरीके से क्या करो कि कोई भी फंक्शन की रेंज यदि फाइनाइट आ जाए तो आप बोलोगे फंक्शन मेरा बाउंडेड है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे समझने के लिए मैं आपको बोलूँ पहले एग्जाम्पल 1 मैं बोलता हूँ
एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आपको पता है इस साइन एक्स की रेंज क्या होती है, ये होती है -1 से 1। तो देखो अब इसमें ये लोअर बाउंड भी कितना है, -1 है, जो कि फाइनाइट नंबर है। एक फाइनाइट नंबर समझते हो, मतलब इस नंबर लाइन पे ए माइनस इन्फिनिटी है, ए प्लस इन्फिनिटी है। तो इनको छोड़ के जो भी नंबर हैं, तो ये फाइनाइट वैल्यू है, ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो ये फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स क्या हो गया मेरा, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, रेंज मेरी फाइनाइट है। ठीक है। सेकंड में आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपको बोला कि एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स। तो सिग्नम एक्स आपको पता है कि रेंज ऑफ सिग्नम एक्स क्या होती है, 3 वैल्यू लेता है सिर्फ, एक -1, एक 0 और एक 1। मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो -1 देता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे तो ये 0 दे देता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव डालोगे इसमें तो ये 1 दे देता है बस। ठीक है, सिग्नम फंक्शन तो 3 वैल्यू देता है, तीनों वैल्यू क्या है, फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इसलिए सिग्नम फंक्शन क्या हो गया मेरा, बाउंडेड फंक्शन हो गया। ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे समझने के लिए मैं आपको बोलूँ, जैसे दिया है फंक्शन एफ और -∞ टू कुछ 0 लेट्स से और 2r, मतलब इस फंक्शन एंड एफ एक्स दिया है आपको e⁻x। ठीक है, तो अब देखिए इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इसकी डोमेन की बात करूँ df, तो वो कितना है आपका दिया हुआ है, इसने कितना -∞ टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। को डोमेन की बात करूँ तो वो कितना दिया है इसने, रियल नंबर। ठीक है, अब बट मैं रेंज की बात करूँ तो पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही वैसे आपको पता होना चाहिए e⁻x का ग्राफ ऐसे कुछ बनता है कि नहीं, y इक्वल्स टू e⁻x। बट इसने बोला है कि नहीं, डोमेन रिस्ट्रिक्ट की है। डोमेन क्या है, इसने -∞ तो 0 तक ही, मतलब यहाँ से तो आना चाहिए, बट यहाँ इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, इसके बाद ग्राफ नहीं है, मतलब मेरा पर्टिकुलर इतना ही ग्राफ काम का है। और ये पॉइंट क्या होता है 0,1। मतलब मैं आपको बोलूँ इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यूँ बस। और एक फंक्शन कौन सा है, y इक्वल्स टू e⁻x। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करो इसकी रेंज क्या हो गई। अब देखो ये मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, 0 तक, बट 0 पे तो ये -∞ तरफ जा रहा है, तो वो नहीं लेगा। ठीक है, और 0 पे मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा, ये 1 तक। ठीक है, 1 ले लेगा। तो आप देखो इसकी रेंज में दोनों वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है, 0 भी फाइनाइट है, 1 भी फाइनाइट है, और 0 से 1 का इंटरवल भी फाइनाइट है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन की आपको बाउंडेड चेक करना है कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है। आप तो बस वो जो डेफिनेशन दी है स्टैंडर्ड उसको भूल जाइए, आप क्या करिए उसकी रेंज निकालिए। रेंज यदि आपकी फाइनाइट रेंज आ जाए, मतलब उसमें जो वैल्यूज़ दी हैं वो फाइनाइट आ जाए, ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये बोलो -∞ टू 0, ये आपकी रेंज आती है, तो ये फंक्शन कभी भी बाउंडेड नहीं होगा, ये क्या होगा, अनबाउंडेड फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -∞ आ गया, या फिर ऐसा कोई फंक्शन आ जाए 0 टू इन्फिनिटी, या फिर -∞ टू इन्फिनिटी उसकी रेंज आ जाए, तो ये सब फंक्शन क्या होंगे, बाउंडेड नहीं होंगे, या फिर मैं बोलूँगा ये फंक्शन अनबाउंडेड होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। और आप देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन लिखा होगी फाइंड द बाउंडेडनेस ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको पता है उसकी रेंज ही उसकी बाउंडेडनेस हो जाएगी, और उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड आपको सब चेक करना मैंने ग्राफ में बता दिया था, तो अब वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात, लोअर बाउंड अपर बाउंड आप देख सकते हो। ठीक है, तो यदि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, ऐसे कुछ फंक्शन है, लेट्स से -1 से 1, उसकी रेंज आ रही है, तो आप इसका लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड होगा कितना, -1, और अपर बाउंड कितना होगा 1, या फिर ऐसा कोई दिया होगा -1 से 1, तो इसमें भी इसका लोअर बाउंड कितना होगा -1, अपर बाउंड कितना होगा इसका 1। बट इसमें इस फंक्शन में जिस फंक्शन की रेंज ए आ रही है, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शन ने खुद ले लिया है, कि जब तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ रहा है, और इस फंक्शन में अपर बाउंड और लोअर बाउंड इस फंक्शन ने नहीं लिया है। ये मैंने आपको ग्राफ्स के बेसिक बताए थे शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 में, तब मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फिर। तो इसके साथ ये बाउंडेडनेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन उठाते हैं हम, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अपन इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बोला, अ फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व्ड फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब मैं बोलूँ y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो आपको पता है एफ एक्स में x क्या होता है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की किसी पर डिपेंड नहीं करता है, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो आप।
बट बाई जो है ना वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। यदि आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो बाई की वैल्यू कुछ और आएगी, और एक्स की वैल्यू यदि आपने 2 पुट कर दी तो बाई कुछ और आ जाएगा। तो बाई क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब तो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बोली कि फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिफाइंड वेरिएबल, मतलब उसमें जिसमें बाई को नॉट सॉल्व हो बाई के लिए उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और इफ़ बाई को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एलोन, देन वो फंक्शन क्या होगा मेरा? इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कि बाई इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जो यहाँ पे बाई है, बाई क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल बाई इक्वल्स टू एफ के लिए। तो बाई है √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बाई हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एलोन लिखा है कि नहीं? तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरा? एक्सप्लिसिट, मतलब बाई जो है ना मेरा एक्स के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड मैंने यदि आपको बोला कि बाई इक्वल्स टू एक्स, तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे बाई जो लिखा गया है एक्स के लिए, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया मेरा? एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। बट मैं आपको बोलूँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एक्स जो बाई एक्स के टर्म में नहीं लिखा गया है, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है मेरा? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, फोर्थ में यदि आपको बोलूँ बाई माइनस एक्स इक्वल्स टू लेट से 0, तो ये क्या हो गया मेरा? इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब आप सोच सकते हो कि मैंने ऊपर वाले 2 एग्जाम्पल्स को, कौन से 2 एग्जाम्पल्स को? इस वाले एग्जाम्पल को ये वाला बना दिया। कैसे? स्क्वायरिंग किया तो कितना हो गया? बाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, तो ये फंक्शन क्या बन गया? इम्प्लिसिट बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाई एक्स के टर्म में नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा है सेकंड वाला एग्जाम्पल बाई इक्वल्स टू एक्स, मैंने इस एक्स को इधर ले गया, तो अब यहाँ पे बाई एक्स के टर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो ये इम्प्लिसिट बन गया। ठीक है, तो मतलब आप समझ गया होगा कि अब एनी एक्सप्लिसिट फंक्शन कैन बी मेक इट आउट एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, मतलब मैंने किसी भी एक्सप्लिसिट फंक्शन को मैं इम्प्लिसिट फंक्शन बना सकता हूँ। समझ में आ रही बात? और एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और बस ऐसे समझिए, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है, डेफिनेशन तो फालतू है। आप ऐसे समझिए कि आपको ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस कुछ भी 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो अब ऑब्जर्व करो, ये जो फंक्शन है इसमें बाई एक्स के टर्म में नहीं लिखा हुआ है अलग से, तो ये हो गया मेरा क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यदि मैं आपको ऐसा फंक्शन दे देता कि बाई इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1, तो अब ये क्या होगा मेरा? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि बाई इसमें एक्स के टर्म में लिखा गया है। बस ऐसे आप समझिए कि आपको ऐसी कुछ रामायण कथा लिखी हो जिसमें आपको सब इकट्ठा लिख दिया है, तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन बोलोगे, और बाई को एक्स के टर्म में अलग से लिख दिया हो, तो वो फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आप ऑब्जर्व करो कि इस फंक्शन में बाई जो लिखा हुआ है एक्स के टर्म में क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे भी एक फंक्शन है रूट के अंदर, वो भी एक्स का ही फंक्शन है। इसमें बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो अब देखो ये भी आपका ये एक्सप्लिसिट हो गया, ये भी आपका एक्सप्लिसिट हो गया। बट यहाँ पे देखो एक्स बाई माइनस साइन एक्स प्लस बाई, तो यहाँ पे जो बाय है वो एक्स के टर्म में क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया, तो अब ये फंक्शन मेरा इम्प्लिसिट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी बाई को जो क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है, तो ये भी मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। तो मैं बोलूँगा कि ऑप्शन सी इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, रीजन क्या हो गया? रीजन ये हो गया कि इन ऑप्शन सी बाय इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन एक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आपको समझ में आगे होगी कि कैसे हम देखते हैं। नेक्स्ट ये दिया है उसने, कन्वर्ट द गिवन इम्प्लिसिट फॉर्म इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो कैसे बनेगा? आपको पता है एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि बाई को आपको एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स बाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे तो नहीं था ऐसा, तो हम क्या करेंगे? बाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लिख देंगे। तो देखो अभी बाई जो है ना एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन मेरा बाई इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का हो गया है, तो मैं बोलूँगा कि ये फंक्शन मेरा क्या हो गया? एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। यहाँ पे भी अभी इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? बाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये फंक्शन अब क्या बन गया मेरा? एक्सप्लिसिट फॉर्म में। ठीक है, समझ में आगे होगी बात कैसे हम एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट देखते हैं। बस आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि आपको मतलब मैंने आपको बोला था कि यदि बाई एक्स के टर्म में
आपका ऐसा एक्सप्रेस किया गया है क्लियरली, तो आप बोलोगे वो फंक्शन एक्सप्लिसिट है। यदि क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया है तो वो फंक्शन मेरा इम्प्लिसिट होगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे बाई एक्स के टर्म में क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, इसलिए फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। बोला इसकी डोमेन निकालो। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट बस इम्प्लिसिट फंक्शन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बस। ठीक है, तो डोमेन निकालना आपको आता है, कैसे निकालोगे आप, 2 टू द पावर बाई को लिख लोगे आप क्या, 2 माइनस 2 टू द पावर एक्स, इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं यदि लॉग लगा दूँ, टेकिंग लॉग, अब ये जो ऐसा लिखा गया है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो विद बेस 2 के साथ लूँ तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, log 2 टू द पावर बाई इक्वल्स टू log 2 माइनस 2 टू द पावर एक्स। अब ऑब्जर्व करो ये बाई इधर आ जाएगा, तो बाई और log 2 सेम हो गया, तो बाई इक्वल्स टू log 2 माइनस 2 टू द पावर एक्स। अब ऑब्जर्व कर लो आप कि यही जो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया था इनिशियली, ये कन्वर्ट किस में हो गया, ए वाला जो हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन में, बट उसने ये थोड़ा ना बोला था कि इसको कन्वर्ट करो, इसने बोला है कि इसकी डोमेन फाइंड करो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस फॉर्म में हो गया। आप बोलोगे कि फॉर लॉग को डिफाइन होना है, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, लॉग टू बी डिफाइंड आपको पता है 3 कंडीशन होती हैं कि बेस की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और आर्गूमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो किसी भी लॉग के लिए ये मेरा बेस होता है, ये मेरा आर्गूमेंट होता है। तो अब यहाँ पे बेस कितना है, 2 ग्रेटर देन 0 होता है, एस हर वैल्यू के लिए होता है, एक्स बिलोंगिंग टू आर। बेस 1 नहीं है यहाँ पे, एस नहीं है, इसके लिए भी आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू आर। बट इसने बोला आर्गूमेंट दिया है 2 टू द पावर 2 माइनस 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करना आपको बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, इसको या तो इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 2 ग्रेटर देन 2 टू द पावर एक्स। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो कि ऐसी किस वैल्यू के लिए, देखो ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये चीज़ को आप ग्राफिकली दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आप तो ग्राफ समझ चुके हो आप। ये हो गया बाई इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स का ग्राफ, और ये पॉइंट कितना होगा 0,1, और एक लाइन बनाता हूँ मैं बाई इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया मेरा, लेट से ए पॉइंट हो गया 0,2, तो ये लाइन क्या होगी मेरी, बाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखिए आप ऐसा कितना ग्राफ है जिसके लिए मेरा, तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि मैं आपको बोलूँ 2 बड़ा होना चाहिए, तो बाई इक्वल्स टू 2, ये वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए, और 2 टू द पावर एक्स वाला ग्राफ छोटा होना चाहिए। तो 2 टू द पावर एक्स ए वाला ग्राफ यहाँ पे छोटा हो रहा है यहाँ तक, और ये लाइन बड़ी है, तो और ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट अब आप मतलब बाई की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ पे बाई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा बाई इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट कितना आ गया, आगे आपका कौन, एक्स की वैल्यू 1 बाई की वैल्यू 2। तो आप ऑब्जर्व करो कि 2 देखो, फिर इसके बाद तो ये वाला ग्राफ बड़ा हो गया, बट यहाँ तक इतने रीजन में, तो ये रीजन कितना है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इस वाइड बोलो तो 1,0, मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 तक ये बात सेटिस्फाई होगी, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, तो एक्स जब माइनस इन्फिनिटी टू 1 हो तब आपको पता है कि ये वाला ग्राफ किसका, ये इसका बाई इक्वल्स टू 2 का, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, बस इसके बाद ये वाला नीचे हो गया, ये वाला ऊपर हो गया है, तो मुझे ये वाला रीजन ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते थे इसको, इतना कोई टफ नहीं है, मैंने एक ग्राफ फालतू बना के दिखाया, बट ग्राफ मैंने इसलिए कि एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ मेरा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। इसमें कुछ खास कुछ था नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं, बस। अब नेक्स्ट उठाते हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देते हैं कि आपको पता चल गया है कि कोई भी फंक्शन बाई इक्वल्स टू समथिंग लिखा है एक्स में, तो वो फंक्शन क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा। और यदि उस फंक्शन में प्लस माइनस इसमें कुछ एक्स वाई जुड़े हुए हैं तो वो इम्प्लिसिट होगा। एक और एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपको बोला कि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा इम्प्लिसिट होगा। और मैंने बोला ऐसे कुछ एक्स टू द पावर बाई इक्वल्स टू बाई टू द पावर एक्स, तो ये भी इम्प्लिसिट होगा। क्यों, क्योंकि मैं बाई एक्स के टर्म में क्लियरली नहीं हुआ है एक्सप्रेस, बट मैं आपको ऐसा बोलूँ कि लेट्स से बाई इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा। क्यों, क्योंकि बाई एक्स के टर्म में क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है, बट यहाँ पे नहीं किया गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ बाई पावर में भी है, यहाँ पे बाई बेस में भी है,
इसलिए ये इम्प्लिसिट है। तो इसमें आप क्या करते हैं, लॉग लेके आप इसको फिर कन्वर्ट कर सकते थे, तब एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो जाता। और मैं एक आध और बोलूँ तो समझने के लिए बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू मॉड x, ये मेरा एक्सप्लिसिट है। y इक्वल्स टू एक्स क्यू, ये एक्सप्लिसिट है। ठीक है, अब हज़ारों एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट उठाते हैं अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन उठाते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, दैट इज़ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, ये इसको बोलोगे आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्लियर। अब होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, इसको आप समझिए ऐसे कि मैंने बोला लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला, एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शंस हैं। एंड जो मैंने क्या बोला कि लेट, एक और लेट एफ जो है वो मेरा डिफाइन हो रहा है ए टू बी में, मतलब एफ की जो डोमेन है ए है और कोडोमेन है बी है। एंड जी जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है मेरा बी, मतलब उसकी डोमेन है, एंड सी उसकी कोडोमेन है। ठीक है, ठीक है। देन मैं क्या बोलूँगा कि एक मैं नया फंक्शन डिफाइन करूँगा, दैट इज़ गॉफ। गॉफ क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। गॉफ वो होगा क्या कि ए टू सी में डिफाइन होगा वो। ठीक है, और डिफाइंड कैसे होगा, इसको गॉफ ऑफ एक्स लिखेंगे। गॉफ ऑफ एक्स क्या होता है कि ये जो ओ लिखा है इसको कैसे होगा, जी और जी ऑफ एफ एक्स। मतलब आपको क्या करना है कि जो आपका जी एक्स फंक्शन था, जी एक्स, उस फंक्शन में आप एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, एफ एक्स से, हर वैल्यू में। ठीक है, तो आपको जो फंक्शन निकलेगा वो फंक्शन क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, गॉफ। ठीक है, क्लियर। और ये हमेशा हर एक्स की वैल्यू के लिए जो कि उसकी डोमेन में, एफ की जो डोमेन थी एक्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एफ एक्स लाना है तो एक्स जो होगा वो हमारा ए वाला होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इज कॉल्ड, गॉफ इज कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी। एफ जी लिखूँ या फिर एफ एक्स जी एक्स लिखूँ, सेम बात है। ठीक है, अब आप इतना पढ़ चुके हैं फंक्शन तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंपली एफ लिख रहा हूँ तो मतलब एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, सिंपली जी एक्स लिख रहा हूँ तो ये जी एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो डायग्रामिकली मैं कैसे बोलूँगा, जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे समझिए आप कि लेट्स से मैंने यहाँ पे इसमें एक्स डाला, ये मेरा एफ था, तो बाहर क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, एफ एक्स निकालेगा। अब मैंने क्या किया कि ये फंक्शन जी था और ये एफ एक्स डाल दिया इसमें, तो ये बाहर क्या निकालेगा, ये निकालेगा जी ऑफ एफ एक्स। निकालेगा कि नहीं, देखो मतलब एक्स था, एक्स को मैंने एफ में डाला तो ये एफ एक्स निकाला, एफ एक्स को मैंने जी में डाल दिया तो ये जी एक्स था, बट जी एक्स में एफ डल गया तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा हो गया। तो आप समझो, ऐसे समझो, दिमाग लगाना। तो ये एफ था, तो ये एफ की मैं डोमेन, मतलब इसको ऐसे लिखता था एफ ऑफ ए टू बी, और जी क्या हो गया, जी क्या था मेरा, बी टू सी। अब सोचो यहाँ पे एफ की जो यहाँ पे कोडोमेन थी एफ की, वो जी की क्या थी मेरी, देखो यहाँ पे जी की यहाँ पे क्या थी, डोमेन थी। तो अब जो जी ऑफ एफ एक्स निकलेगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से लेके सी तक। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वो कहाँ से डिफाइन हो रहा है, ए टू सी तक। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी एक्स की जो डोमेन है और यहाँ पे जो इसकी रेंज है, या फिर मैं बोलूँ कोडोमेन है, तो जो कोडोमेन है वो यहाँ पे कुछ सी निकलेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप समझ सकते हो गॉफ फंक्शन को डिफाइन होना है तो गॉफ फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब इस एफ की कोडोमेन और जी की डोमेन दोनों सेम हो, तब आप इसका गॉफ निकाल सकते हो। तो एक बच्चा बोले कि इसे गॉफ ही क्यों निकाल लो, फॉग निकाल सकते थे। फॉग कैसे निकलेगा, फॉग मतलब फॉग ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स। तो वो कब निकलेगा, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ या इसी पे दिखाता हूँ। चलो देखो समझो इसको, मतलब फॉग निकालना है तो फॉग कैसे निकलेगा, देखो ऐसे समझो। मैं बोलता हूँ फॉग निकालना है, तो ये मेरा एक्स था, एक्स को मैंने डाला जी में। ठीक है, तो ये क्या निकाला, जी एक्स। तो जी एक्स को मैंने फेस में डाल दिया, तो ये एफ था, तो ये बाहर क्या निकलेगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो ऑब्जर्व करो
इस फंक्शन जी, ये फंक्शन मेरा लेट्स से कि ये मेरा बी टू सी जा रहा था, तो ये फंक्शन मेरा यहाँ पे एफ जो था वो मेरा ए से बी जा रहा है, तो ये सी और ए इक्वल है क्या? नहीं था। तो इस फंक्शन का जो मैंने ये दो फंक्शन लिखे हैं, इस फंक्शन में सी और ए तो इक्वल नहीं है, तो इस फंक्शन का फॉग कैन नॉट एग्जिस्ट, कांट एग्जिस्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। कि आप बोलोगे इस बात को सिंपली और क्या बोल सकता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो खुद फंक्शंस का से बन के मिल रहा है, उनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, यदि आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल है ये समझना। और यदि आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं फिर आपको बोलूँगा कि आप ऐसे डायग्राम बना के देखेंगे आप कि जी में देखो, जी का जो डोमेन है, जी का जो को डोमेन है, यदि आप फॉग बना रहे हो तो आपको पता है एक्स डाला जी में तो जी एक्स निकला, जी एक्स डाला एफ में तो एफ ऑफ जी एक्स निकला। तो अब आप समझिए कि यदि आपको ये डिफ़ाइन होना है, फॉग को डिफ़ाइन होना है, तो ये सी और ये दोनों ए दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ़ मैं आप लिखता हूँ, इफ़ ए इक्वल्स टू सी देन फॉग विल एग्जिस्ट। ठीक है, तब फॉग एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, और एंड फॉग जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, फॉग डिफाइन होगा इस बी से लेके इस बी तक, मतलब फॉग की जो मेरी डोमेन हो जाएगी वो बी हो जाएगी और को डोमेन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसी के अंदर। तो लास्ट में मैंने आपको जो गॉफ समझाया था, गॉफ ऑफ एक्स, और मैंने बताया था एफ जो मेरा ए से बी एंड जी बताया था मैंने आपको बी से सी जा रहा है, तो आपका ये क्या बना देगा, ऐसा यदि हो रहा है मतलब इसकी जो कोडोमेन है, इसकी वो डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आता था, गॉफ। ठीक है, क्लियर है। और यदि फॉग निकाल रहे हैं तो ये कैसा होना चाहिए था कि जी मान लो लेट से मैंने एम से एन चल रहा है, तो एफ यहाँ पे चलना चाहिए एन से कुछ पी तक। तो यहाँ पे देखो जी का जो मेरा क्या है कोडोमेन, वो एफ का क्या है डोमेन है, तो ये क्या निकलेगा, फॉग। ठीक है, क्लियर। और इस चीज़ को आप समझ सकते हो, बहुत रिलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो यदि मैं आपको बोलूँ लेट्स से, मैं फॉग की बात करता हूँ पहले वाले के लिए, तो ये कुछ इस टाइप से था, ये बॉक्स बनाया मैंने कि लेट्स से एक्स डाला एफ में, तो ये निकाला क्या, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स डाला जी में, तो ये क्या निकाला, ये निकाला मेरे को कुछ जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स इसको ही बोलते हैं हम क्या, गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, गॉफ ऑफ एक्स। तो अब यदि मैं फॉग की बात करूं तो जी था एक्स, ये बाहर क्या निकाला, जी ऑफ एक्स। ए डाला किस में मैंने, एफ में, तो एफ में जो भी अंदर एक्स था उसमें उस एक्स के यहाँ पे जी एक्स डाल दिया, तो ये बाहर क्या निकलेगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो ये क्या हो गया मेरा, फॉग ऑफ एक्स। ठीक है, डायग्रामेटिकली आप समझ सकते हो, डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यदि मैं ऊपर वाले के लिए बात करते हैं, इसका ये वन नाम है, इसका नाम टू है, तो फॉर वन मैं क्या बोलूँगा कि दस द इमेज ऑफ एवरी एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है ए को, देखो एवरी एक्स जो कि इसमें ए को बिलोंग करता है, अंडर द फंक्शन गॉफ, वो क्या होगा, इज़ द जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ कि हर एक्स की, मतलब हर एक्स के लिए जो कि इस सेट ए से आ रहा है, अंडर द फंक्शन गॉफ को इसको कैसे बोलोगे कि जी इमेज ऑफ, देखो जी ऑफ एफ एक्स, मतलब पहले मेरा जी एक्स था तो मैंने एक्स के यहाँ पे एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो आप समझो कि जी इमेज ऑफ अंदर एफ इमेज ऑफ एक्स। पहले क्या था, जी इमेज ऑफ एक्स था, इसको कैसे पढ़ते थे हम, जी इमेज ऑफ एक्स। अब मैंने बोला एक्स के यहाँ पे एफ एक्स आ गया, तो ये क्या बोलोगे, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड वाले के लिए भी समझ सकते हो, सिमिलरली फॉर सेकंड। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पे फॉग एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे गॉफ एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए आपको कंडीशंस क्या है मैं आपको और वो भी दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। को आई समझ में तो आपको आ गया होगा कि भाई जहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे यदि ए इसकी को डोमेन एन है तो इसकी डोमेन भी मेरी एन होना चाहिए, तब ये दोनों होगा तब फॉग एग्जिस्ट करेगा। तो कि फॉर
गॉफ टू बी एग्जिस्ट, गॉफ टू बी एग्जिस्ट्स, ठीक है। पहला तो गॉफ को यदि एग्जिस्ट होना है तो क्या क्या होना चाहिए। देन आपको एक चीज़ समझ में आई थी कि ऐसा कुछ बॉक्स बनना चाहिए। बॉक्स कैसे बनना चाहिए कि लेट्स से यहाँ पे x था, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स था, मतलब f था, तो f को मैंने x में डाला तो ये कितना निकला, fx निकला। इस fx को g में डाला तो बाहर क्या निकला, g ऑफ fx। तो समझो ये जो fx था, तो मैंने बोला था fx मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा था। लेट्स से वो मैंने आपको दिखाया था नेक्स्ट प्रीवियस पेज कि मैंने आपको दिखाया था fx मेरा a टू b जा रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था एंड gx जो मेरा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, b टू c, ठीक है। तो देन मैंने बोला था आपको g ऑफ fx जो होगा बिल 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 क्या बोलूँगा, बिल टेंड्स टू कहाँ से कहाँ तक, जो गॉफ है वो जाएगा आपका कहाँ से, a टू c। मतलब f की डोमेन वो गॉफ की भी डोमेन के इक्वल होगी, और जी की कोडोमेन गॉफ की कोडोमेन के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ। पहले क्या लिखूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर गॉफ टू बी एग्जिस्ट, गॉफ टू बी एग्जिस्ट देन डोमेन ऑफ गॉफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ, एक कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रेंज ऑफ किसकी, अच्छा रेंज नहीं, कोडोमेन लिख लेते हैं, रेंज नहीं, कोडोमेन जो है, कोडोमेन ऑफ आई कैन से जी इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ गॉफ, ठीक है। और थर्ड बात इसी में आप लिख सकते थे कि रेंज ऑफ जो फंक्शन एफ की जो रेंज होगी वो किसका सबसेट होगा, वो होगा डोमेन ऑफ जी का। देखो इसकी जो डोमेन जी है वो भी बी है और इसकी कोडोमेन है बी। तो आपको पता है एफ में जब रेंज निकालोगे तो वो या तो वो बी ही होगा, कोडोमेन के इक्वल हो जाए, या फिर मैं बोलूँगा कि वो उसके इक्वल नहीं होगा तो उसका सबसेट होगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होगा किसका, डी ऑफ जी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए फॉर गॉफ टू बी एग्जिस्ट। तो सेकंड पॉइंट मैं इसी में अब लिखूँगा फॉर फॉग टू बी एग्जिस्ट, फॉर फॉग टू बी एग्जिस्ट। तो बस डायग्राम बना के देख लो, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, एक बॉक्स बनाया, पहले मेरे को एक्स था, इसमें जी ए वाला बॉक्स का नाम जी था, और यहाँ पे मैंने बाहर क्या निकलेगा, जी एक्स। अब इस बॉक्स का नाम एफ़ था, तो इसमें एफ़ के यहाँ पे जी एक्स गया तो बाहर क्या निकलेगा, एफ ऑफ जी एक्स। इसी का नाम क्या है, फॉग ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अब मेरे को पता है कि जो फॉग निकलेगा तो जी जो है मेरा कहीं से कहीं तक लाई कर रहा था, ठीक है, और एफ भी कहीं से कहीं तक लाई कर रहा था। तो जो फॉग है ना वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, मैं बोल देता हूँ कुछ लेट्स से कि ए एम से एन लाई कर रहा था, ए एन से पी लाई कर रहा था। तो फॉग कहाँ से लाई करेगा, एम से पी तक, ए एम से ए पी तक, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी इसके लिए, पहली फॉर फॉग टू बी एग्जिस्ट्स देन फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ कि डोमेन ऑफ फॉग वो किसके इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी के। देखो ये डोमेन ऑफ जी एम है, वही यहाँ पे आ गया है। सेकंड पॉइंट मैं इसमें बोल सकता हूँ कोडोमेन ऑफ फॉग कितनी है, पी, तो वो कितना है, आई कैन से दैट कोडोमेन ऑफ एफ। देखो कोडोमेन ऑफ एफ के इक्वल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ जी की रेंज जो होगी वो किसका सबसेट होगी, इसका सबसेट होगी। मतलब मैं बोलूँगा कि डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट हो गया फॉग टू बी एग्जिस्ट। तो सेकंड पॉइंट नोट के अंदर सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में लिख सकता हूँ क्या कि इन जनरल it is not necessary that fog exists then gof will also exist। ये ज़रूरी नहीं है
किसी क्वेश्चन के लिए फॉग एग्जिस्ट कर रहा है तो गॉफ भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर। तो समझ सकते हो कि किसी क्वेश्चन के लिए गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉग एग्जिस्ट करे, ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है, या फिर फॉग एग्जिस्ट कर रहा है गॉफ एग्जिस्ट करे, ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। वो डिपेंड करेगा उसकी डोमेन रेंज को हम देखते हुए, या फिर मैं बोलूँ आपको डोमेन और कोडोमेन को देखते हुए। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो एक दो पॉइंट और देखते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ पॉइंट से में आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि इसी बात को, ये एक्सटेंशन की कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव समझते हो कि मतलब फॉग फंक्शन जो है वो गॉफ के इक्वल हो इन जनरल, ये बात सही नहीं है। ठीक है, इन जनरल कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब समझते हो आप कि फॉग और गॉफ इक्वल होना चाहिए था, बट ये नॉट कम्यूटेटिव हो गए। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि लेट, मैं बोलता हूँ लेट एफ जी एच आर थ्री फंक्शंस। ठीक है, तीन फंक्शंस हैं एफ जी एंड एच। एफ जी एच मतलब एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स। ठीक है, तो देन मैं बोलूँगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे आप बनाओगे तो वो इज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि दैट कि आप यदि एफ ऑफ जी ऑफ एच लिखो, या फिर आप लिखो एफ ऑफ जी ऑफ एच लिखो। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, आर डिफाइंड। ठीक है, देन आप समझोगे यदि ऐसा होगा, और मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, दैट एंड, यहाँ पे एंड लगाता हूँ कि दैट एसोसिएटिव होंगे, दैट ये दोनों यदि डिफाइंड हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब एफ जी एच तीन फंक्शंस हैं, उनका कंपोजिशन बनाओगे आप तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इसी में बोल सकता हूँ मैं, द कंपोजिशन मतलब कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिशंस ऑफ टू बाइजेक्शंस। बाइजेक्शन समझते हो कौन कौन से होते हैं? वन प्लस ऑन टू। वन मतलब इंजेक्टिव एंड ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज वो भी निकल के आएगा, वो भी बाइजेक्शन ही होगा। ठीक है, दैट इज इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शंस। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं जो वो वन ऑन टू हैं, सच दैट कि इनका गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, गॉफ इज डिफाइंड। ठीक है, देन आप जब इनके गॉफ देखोगे तो गॉफ इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। ठीक है, वही बाइजेक्शन ही होगा। ठीक है, यदि आपने एफ एंड जी निकाला, एफ एंड जी, ए भी वन ऑन टू था, ए भी वन ऑन टू था, बट ए इस टाइप से दिए थे कि इसका गॉफ डिफाइंड कर रहा था, तो गॉफ जो होगा वो मेरा बाइजेक्शन होगा, या फिर बोलूँगा मैं वो खुद वन ऑन टू होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मैं बोल सकता हूँ कुछ पॉइंट्स थे मेरे कंपोजिट फंक्शंस में। और कंपोजिट फंक्शन देखो दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन इस टाइप से होते हैं कि एक तो होते हैं यूनिफॉर्मली वेरी वाले। ठीक है, और एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेरी करने वाले, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली में फ़र्क क्या है मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, अब आगे हम करते हैं जिससे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, आप इसको ऐसे सब क्वेश्चन से समझ जाओगे, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ तो उसमें समझ जाओगे। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि एफ जो है ना वो आपका कुछ मालूम R2R डिफाइन है, लेट्स से जी भी आपका R2R डिफाइन है। तो देखो ये क्या है, एक बहुत ही यूनिफॉर्मली तरीके से डिफाइंड है। बट नॉन यूनिफॉर्म कैसे, मैं बोलूँ कि एफ जो है आपका कुछ -1 से 1 से जा रहा है और जा रहा है कुछ 0 से इन्फिनिटी में, और जी जो है आपका जा रहा है कुछ -4 से 2 तक, एंड ये जा रहा है कुछ 0 से इन्फिनिटी में। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे पूरा नहीं आया है, ये क्या है, ग्राफ बोला है कि f का जो फंक्शन है मुझे इसकी डोमेन है -1 से 1 में दी हुई है, g की डोमेन दी है -4 से 2 में ही लेना है। मतलब
इस पर्टिकुलर फंक्शन जो भी दिए होंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहे हैं, अच्छे से वेरी नहीं कर रहे हैं। तो इनको क्वेश्चंस करेंगे आप तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअली ये होते कैसे हैं। तो ये वीडियो 1 घंटे का हो गया, बट फिर भी इसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे को कराना पड़ेंगे अभी। तो यूनिफॉर्म वाले क्वेश्चन पहले अभी देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने कि f(x) आपको दिया हुआ है कुछ यहाँ पे। देखिए अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं इसको, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। f(x) आपको x³ दिया है एंड g(x) आपको दिया हुआ है x-7 बोला है। f जो R2R है, मतलब f R2R है और g जो है वो भी R2R है। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस फंक्शन में मैं यदि फॉग की बात करूँ, फॉग, तो फॉग कैसे बनता है सोच के देखो। ये डब्बा था x, ये g था, g यहाँ पर अंदर गया तो gx हो गया, ये f में गया तो कितना निकाला, फॉग निकाल दिया। और मैं आपको यदि बात करूँ गॉफ की बात करूँ तो ये f था, ये x में गया, ये बाहर क्या निकाला fx, और fx यदि g में गया तो बाहर क्या निकलेगा गॉफ, ठीक है। तो ऑब्जर्व कर लो आप कि यदि मैं फॉग की बात करूँ तो फॉग मेरा क्या होगा, वो g की जो डोमेन थी, g की डोमेन क्या है r है, g की डोमेन क्या है r है, और f की जो कोडोमेन है, f की कोडोमेन क्या है r है, तो वे R2R, तो फॉग डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका जब गॉफ निकालोगे वो भी R2R आ जाएगा। तो इसमें आप कुछ सब निकल जाएंगे, फॉग, गॉफ, फॉप भी। फॉप क्या होगा, फॉप होगा f ऑफ fx, गॉफ क्या होगा g ऑफ gx, और फॉफ मतलब f ऑफ fx, ठीक है। गोगो क्या होगा g ऑफ gx, ठीक है। 4 वाला भी पूछ लूँ मैं कि ऐसे लिख दूँ और f, तो वो भी क्या होगा f ऑफ fx, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो कितने भी। तो इस क्वेश्चन में मेरा 3 वाला ही था तो 3 को 3 वाला ही करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला फॉग देख लेते हैं। फॉग क्या होगा, होगा f ऑफ gx। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन मेरा fx था, fx कितना था x³, मैंने x को gx से रिप्लेस कर दिया। तो अब ऑब्जर्व करो ये क्या होगा gx टू द पावर q, क्योंकि यहाँ पे x था तो x³ था, तो जब gx करो तो gx टू द पावर q हो जाएगा। तो gx कितना है x-7 का होल क्यूब, ठीक है। ये मेरा आगे आ गया फर्स्ट फॉग। सेकंड में आपको बात करूँ गॉफ, तो गॉफ क्या होगा g ऑफ fx। तो ऑब्जर्व करो gx कितना है दिस। अब इसमें मुझे x की जगह पे fx पुट कर देना है, तो fx-7, तो fx कितना है x³, तो x³-7, ये आपका गॉफ हो गया। थर्ड में आपको पूछूं फॉप, तो फॉप कितना होगा, ये होगा f ऑफ x, तो वो कितना हो जाएगा fx कितना है आपका x³। तो अब आपको पता है कि fx आपका x³ है, तो आपने क्या करना है कि x की जगह पे x³ डाल देना है, तो कितना होगा x³ टू द पावर q, ठीक है। मैं आपसे पूछूं तो ये कितना हो गया, पावर जो हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये पावर कितनी हो 9 हो जाएगी। और मैं लास्ट में आपसे गॉग पूछूं तो गॉग क्या होगा g ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा g ऑफ, अब gx कितना है आपका x-7, तो आपको पता है x था तो x-7 था, अब x-7 डालना है, तो x यहाँ पे x-7 तो कितना हो गया x-14। अब मैं आपसे पूछूं फिफ्थ वाला क्या था फॉप क्या होगा f ऑफ fx, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो कि fx कितना है आपका, fx आपका है x³, f ऑफ x³, ठीक है। या फिर एक काम करो, इस वाला तो निकाल ही चुके हो आप, ये वाला निकाल चुके हो ना, ये वाला आप निकाल चुके हो, मतलब फॉप निकाल चुके हो। फॉप कितना निकाले हो x⁹, तो क्या करो f ऑफ x⁹ निकाल लो, तो वो यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना होगा x⁹ 2 का क्यूब, दैट मीन x⁻27। नेक्स्ट सिक्स्थ आपको निकालना है गॉग, तो गॉग क्या हो जाएगा, गॉग हो जाएगा आपका g ऑफ गॉग हो जाएगा। गॉग आप निकाल चुके हो, गॉग कितना निकाले हो दिस x-14, g ऑफ x-14 पुट कर दो यहाँ पे, तो x-14 पुट करोगे तो x-14 -7 दैट मीन्स x-21 इज द आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, आज के सेशन को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा 1 घंटा 5 मिनट का हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट करूँगा वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करूँगा, उसके बाद हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन में बचा क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी।
जैसे बचा क्या क्या है, एक तो बचा है आपके बाद, पहले ये वाला कंप्लीट करेंगे हम पूरा, कंपोजिट फंक्शन पूरा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही, ठीक है। सेकेंडली इसमें बचा हुआ है पीरियोडिक फंक्शंस, उसके बाद बचा इवन ऑड फंक्शंस, एंड आई कैन से दैट फोर्थ वन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और कुछ पांचवा कह सकता हूँ मैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है। तो मेरा इतने से टॉपिक बचे हुए हैं। चलिए फिर मैं आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।